हेलो, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं फार्मा कोड 07 एग्ज़ाम्स पे, जहाँ 4वीं सिलेक्शन तक सीरीज़ में हम लोग बारी-बारी से सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो उसी में हम लोगों ने पहले पार्ट में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में देखा था, थ्योरी और प्लस 30 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है? तो इसमें हम थ्योरी कवर करेंगे, प्लस 30 एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल कब आया? 1945 में। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945। एक्ट कब आया था? आपको याद ध्यान क्या रखना है इसमें, ठीक है? इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, ठीक है? और रूल कब आया? सब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं वो एक्ट पर ही आते हैं। रूल जो है इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक्ट कब आया था वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक्ट आप ध्यान रखिए, इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, उद्देश्य एवं क्षेत्र देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कि ये जो अधिनियम है भारत में औषधियों एवं प्रसाधनों के आयात, निर्यात, वितरण एवं विक्रय को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। मतलब ये जो इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सेल है ड्रग्स का, उसको रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम बनाए गए थे। ओके? इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि जनता को केवल मानक गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता वाली औषधियाँ ही उपलब्ध हों। ठीक है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो क्या कहलाता है कि जो भी हमारी पब्लिक है, उसको जो ड्रग्स अवेलेबल हों, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हों, सेफ्टी हो और एफिकेसी हो। ऐसी ड्रग्स ही पब्लिक को अवेलेबल करी जाएँ या कराई जाएँ। ठीक है? इसका ये मेन उद्देश्य होता है। फिर क्या है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड कम इंटू फोर्स 1940। ठीक है? यह संपूर्ण भारत में लागू है और 1940 में प्रवास प्रवर्तित हुआ। ठीक है? इसमें औषध एवं प्रसाधन नियमावली 1945 विस्तृत प्रशासनिक ढांचा प्रदान कराती है। ये होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ, ठीक है? और ये कम इन फोर्स कब आया? कब पूरी तरह से लागू हुआ था? 1940 में, ठीक है? किसके साथ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के साथ। कब आया था रूल? 1945 में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? सेकंड क्या है आपका? इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस, ठीक है? महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। अब हम इसमें देखेंगे कि जो डेफिनिशंस है, जैसे कि औषधि क्या होती है, कॉस्मेटिक क्या होता है, जैसे ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, सेल क्या होता है, इन सब का हम डेफिनिशन देखते हैं। तो औषधि मतलब ड्रग, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ड्रग क्या है, डेफिनिशन क्या है ड्रग की, आप किसको ड्रग कहेंगे, ठीक है? तो ये क्या होता है, इंक्लूड ऑल मेडिसिन, सभी मेडिसिन्स जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए हों, ऐसे सब्सटेंस जो कि इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस के लिए हों, ट्रीटमेंट के लिए हों और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हों, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए। और ऐसे आर्टिकल्स अदर देन फूड, फूड के अलावा जो भी अफ़ेक्ट करें स्ट्रक्चर या फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफ़ेक्ट करें, वो सब क्या होते हैं, वो सभी जो है ड्रग में इंक्लूड किए जाते हैं, उनको हम औषधि कहते हैं। दूसरी डेफिनिशन है आपकी कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक लड़कियाँ खासकर जानती होंगी, बहुत अच्छे से जानती होंगी कॉस्मेटिक क्या होता होगा, है ना? तो फिर भी हम आपको डेफिनिशन बता दे रहे हैं। कॉस्मेटिक वो सब्सटेंस होता है, वो आर्टिकल्स होते हैं जो रब करने से, रोल करने से, ठीक है? स्प्रिंकल्ड और स्प्रे ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींजिंग, ब्यूटीफाइंग और अल्टरिंग अपीयरेंस, कोई भी वस्तु जो शरीर को साफ करने, सुंदर बनाने या रूप बदलने के लिए रगड़ी, डाली, छिड़की या की जाती है, उन सबको हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक कहते हैं। रूप बदलने के लिए जो यूज़ करी जाए, उनको हम कॉस्मेटिक कहते हैं। मतलब कोयला से डायमंड बना देना, इसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं। मज़ाक कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर क्या होता है? ऐसी कोई भी प्रोसेस, ठीक है? जो प्रिपेयरिंग, अल्टरिंग और पैकेजिंग ड्रग और कॉस्मेटिक, इसमें औषधि या
प्रसाधन बनाने, तैयार करने, परिवर्तित करने या पैक कराने करने की कोई भी प्रक्रिया शामिल हो, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग, अल्टरिंग, पैकिंग कुछ भी हो, वो सब इसमें आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण में आता है। सेल क्या होता है? वित्तीय क्या होता है? सेल including selling, stocking, exhibiting और offering for sale और distributing सबको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल जिसमें विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री हेतु प्रस्तुत करना या वितरण शामिल है। ठीक है? इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है? पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स ऐसे ड्रग्स जो औषधि जो उपचार या नुस्खे के रूप में जनता के लिए सुलभ रूप में प्रस्तुत की जाती है। और जिसका फार्मूला लेबल पर ही अंकित होता है उसको हम पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका की शेड्यूल अंडर द रूल नियमावली के अंतर्गत प्रमुख अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो शेड्यूल्स जो होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन रिस्क प्रिस्क्रिप्शंस, रिक्वायरमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हम शेड्यूल को क्लासिफाई करते हैं। पहला शेड्यूल आपका क्या है? शेड्यूल सी एंड सी वन। तो सी और सी वन में क्या हम देखने को मिलता है हमें? ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन्स ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्पेशल लेबलिंग और स्टोरेज कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है? इनको हम शेड्यूल सी और सी वन में इंक्लूड करते हैं। शेड्यूल एफ क्या होता है? शेड्यूल एफ जो है इसमें हम क्या देखते हैं कि सभी स्टैंडर्ड्स होते हैं किसके लिए? वैक्सीन्स के लिए, सीरा के लिए और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो जिसमें क्या इंक्लूड होता है? ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स पार्ट 12 बी के साथ। ठीक है? ये सब शेड्यूल एफ में आते हैं। हम शेड्यूल्स का जो है एक आपके लिए अलग से लेक्चर लेके आएँगे, ठीक है? जिसमें ए टू वाई तक सारा शेड्यूल हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये शॉर्ट है, ठीक है? तो इसमें कुछ शेड्यूल्स दिए हैं, सारे इंक्लूड नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। तो शेड्यूल जी क्या कहता है आपका? शेड्यूल जी जो है वो क्या कहता है? ड्रग्स दैट मे कैरी द वार्निंग ऐसी ड्रग्स जिसमें वार्निंग लिखी हुई होती है। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशंस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन ऐसी ड्रग्स जिन पर वार्निंग लिखी होती है कि ये मेडिकल सुपरविजन के तहत ही आप इनको दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? इंसुलिन, सर्टेन हार्मोन्स, इंसुलिन और कुछ हार्मोन्स। शेड्यूल एच एंड एच वन क्या होता है? ऐसी ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। एच और एच वन को हम पहचानते ही इसी तरह से हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। जैसे कि इस पे लेबल लिखा होता है आरएक्स का रेड कलर बॉक्स में, राइट हैंड साइड में आरएक्स बॉक्स होगा, उसमें लिखा होगा, लेबलिंग लगी होती है। आपने देखा भी होगा। और ये जो है सोल्ड करता है रिटेलर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये सोल्ड नहीं कर सकता है। और इसमें एच वन में जो होता है एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होती हैं जो कि एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस शामिल होता है। ठीक है? ये हमारे शेड्यूल एच और एच वन में आते हैं। शेड्यूल पी क्या होता है? शेड्यूल शेड्यूल पी है आपका। शेड्यूल पी में क्या होता है? लाइफ पीरियड मतलब एक्सपायरी एक्सपायरी डेट लिखी होती है और ये स्टोरेज कंडीशन भी इसमें शामिल होता है। इसको हम शेड्यूल पी कहते हैं। एम में क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग मतलब जीएमपी जो होता है आपका शेड्यूल एम में आता है। इसमें क्या होता है? फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट्स, इक्विपमेंट ये सब भी शामिल है। शेड्यूल एन क्या होता है? एन जो होता है आपका ये होता है फार्मेसी या औषध दुकान के परिसर के लिए आवश्यकताएं, न्यूनतम क्षेत्र, भंडारण शर्तें। ठीक है? जो आपको फार्मेसी रनिंग कराने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो सारे जो हैं शेड्यूल एन में आते हैं। शेड्यूल टी जो है आपका वो होता है जीएमपी फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स। ये शेड्यूल टी जो है आपका आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के लिए होता है। शेड्यूल यू जो है, ये शेड्यूल यू आपका क्या कहता है? ये बैच रिकॉर्ड और टेस्टिंग डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करना किया जाता है रिकॉर्ड उसमें शेड्यूल यू आता है। ठीक है? फिर क्या है आपका? शेड्यूल वी। शेड्यूल वी जो है, ये है पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स इसमें इंक्लूड होती है। ऐसे पेटेंट या स्वामित्व औषधियों के लिए मानक पारदर्शित की जाने वाली सामग्री की सूची शेड्यूल वी में आता है। शेड्यूल एक्स क्या होता है? शेड्यूल एक्स में जो होता है नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग्स इंक्लूड की जाती हैं। शेड्यूल एक्स को हम नारकोटिक कोटिक ड्रग के नाम से पहचानते हैं शेड्यूल एक्स को। इसमें सारी जितने भी नारकोटिक ड्रग्स हैं वो सब नारकोटिक, साइकोटिक, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं, नशीली वाली ड्रग्स हैं, वो सब आपका शेड्यूल एक्स में आती हैं। शेड्यूल वाई जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाना जाता है। इसमें इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग्स के लिए ये सब
शेड्यूल वाई में इंक्लूड होता है। फिर लाइसेंसिंग की बात करते हैं, तो लाइसेंसिंग क्या होता है? अनुज्ञा पत्र, ठीक है? लाइसेंसिंग जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग औषधियों का निर्माण, तो औषधियों का निर्माण करने के हेतु आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। कोई भी आपको अगर ड्रग मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है? उसके लिए हमें पहले क्या करना होता है? लाइसेंस लेना होता है। ठीक है? उसके बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं। आप जैसे मेडिकल स्टोर भी खोलने जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपका लाइसेंस बन के आ जाता है, तभी आप मेडिकल खोल सकते हैं। उसी तरह मैन्युफैक्चर में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो कौन-सा फॉर्म भरा जाएगा? तो फॉर्म नंबर 24 अप्लाई किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए, ठीक है? एलोपैथिक ड्रग्स के लिए। और 25 जो है फॉर्म नंबर 25 जो है वो हम आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भरते हैं। फिर लोन लाइसेंसिंग, अगर लोन लाइसेंसिंग है तो वो किसमें आएगा आपका? फॉर्म नंबर 25 ए में। इसमें क्या होता है? उस पार्टी को जारी किया जाता है जिसकी अपनी निर्माण सुविधा नहीं है, ठीक है? जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, थर्ड पार्टी से कोई करा रहा है, तो उसके लिए हम 25 ए फॉर्म नंबर भरते हैं। लेकिन वह किसी अन्य लाइसेंसधारी निर्माता के परिसर से औषधियों का निर्माण करती है। इसको हम लोन लाइसेंस कहते हैं और फॉर्म नंबर 25 ए भरा जाएगा। रीपैकिंग लाइसेंस फॉर्म नंबर 26 बी भरा जाएगा। इसमें क्या होता है कि थोक पैक से छोटे खुदरा पैक में औषधियों के पुनः पैकेजिंग के लिए होता है। ठीक है? रीपैकिंग होती है ड्रग्स का फ्रॉम बल्क पैक टू इनटू स्मॉलर रिटेल पैक। ठीक है? बल्क पैक से छोटे-छोटे पैक्स में जब हम रीपैक करते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 26 भी अप्लाई किया जाता है। फिर आता है आपका सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है? औषधियों की बिक्री। रिटेल लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 20 और 21 होता है, ठीक है? यहाँ पे लाइसेंस है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे लाइसेंस ग्रांटेड है। 2 हैं, तो 20 में आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा, 21 में लाइसेंस ग्रांटेड होता है। तो ये क्या आपका रिटेल लाइसेंस। रिटेल लाइसेंस में क्या होता है? जब हम सेलिंग करते हैं ड्रग्स का पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, आम तौर पर सबके लिए, तो उसके लिए हमें ये भी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है, प्रेज़ेंट होना चाहिए वर्किंग आवर में, ठीक है? आम जनता को औषधियाँ बेचने के लिए, ये हम फॉर्म भरते हैं। 20 और 21 कार्य समय के दौरान एक योग्य पंजीकरण फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो क्या हो? होलसेल लाइसेंस के लिए हमें फॉर्म नंबर 20 बी और 21 बी फिल किया जाता है। मतलब फॉर्म नंबर 20 बी फिल किया जाएगा और लाइसेंस ग्रांटिंग जो होगा वो आपका 21 बी में होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सेलिंग ऑफ ड्रग्स हैं, तो रिटेल फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर, आपको पता होगा जो मेडिकल स्टोर हैं, ठीक है? उनको सप्लाई कौन करता है? होलसेलर करता है ना? होलसेलर करता है, तो ये क्या करता है? ड्रग को रिटेल करता है फार्मासिस्ट को, हॉस्पिटल को और डिस्पेंसरीज़ को। इसको हम क्या कहेंगे? होलसेल लाइसेंस। फिर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस फॉर्म नंबर 20 ए, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर 20 ए और 21 से हमें लाइसेंस ग्रांटेड होता है, ठीक है? तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए ऐसी औषधियाँ जिनके क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस होता है जिन पे, आम तौर से आप इनको नहीं बेच सकते हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें एप्लीकेशन 20 ए से भरा जाएगा और लाइसेंस जो मिलेगा वो 21 ए से मिलता है। तो ऐसी औषधियों की कुछ श्रेणियों के लिए जिन्हें योग्य फार्मासिस्ट के बिना बेचा जा सकता है, जैसे रिमोट एरियाज़ में, तो ये आपका क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। ये आप जो है जनरली हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड दवाओं के लिए यूज़ किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। फिर आप क्या क्या आता है? लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, लेबलिंग की आवश्यकताएँ। तो जो एवरी ड्रग लेबल्ड मस्ट कंटेन ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक औषध लेबल में निम्नलिखित होना चाहिए। मतलब अब लेबलिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की जब होती है, तो उसमें क्या-क्या अनिवार्य है, ठीक है? क्या-क्या होना चाहिए उसमें? तो वो सब देखते हैं क्या-क्या होना चाहिए। जैसे कि पहला क्या आपका? नेम ऑफ ड्रग, ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम। औषधि का नाम लिखा होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है? और उसमें अगर ब्रांड है तो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम है तो जेनेरिक नेम लिखा होना चाहिए बड़ा-बड़ा, ठीक है? जैसे कि ये क्या है आपका? पैरासिटामोल। तो आपको सबसे पहले क्या ही दिखता है? सबसे पहले नाम दिखता है। फिर दूसरा क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर।
मतलब निर्माणकर्ता का नाम और पता होता है। आपको जब उसका बैच जो है उसका पलटते हैं तो उसमें देखिए नीचे लिखा होता है उसका एड्रेस, कहाँ का एड्रेस है, कहाँ से मैन्युफैक्चर की गई है। थर्ड आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माणकर्ता का अनुज्ञापक संख्या लिखी होती है, लाइसेंस नंबर लिखा होता है मैन्युफैक्चरर का। फोर्थ बैच नंबर लिखा होता है, किस बैच से रिलीज़ हुई है, ठीक है? फिफ्थ क्या है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, कब ये बनी है, उसका डेट, कब तक ये चलेगी मतलब एक्सपायरी डेट लिखी होती है और नेट कंटेंट कितना कितना क्वांटिटी है इसकी, कितने एमजी की है, 50 एमजी की है या फिर 500 एमजी की है, ठीक है? उसकी क्वांटिटी लिखी होती है और स्टोरेज कंडीशन कहाँ पे इसको रखना है, कूल प्लेस में या कोल्ड प्लेस में, वो सब पे लिखा होता है। तो ये सब अनिवार्य है किसी भी लेबलिंग प्रोडक्ट्स में। देखते हैं शेड्यूल स्पेसिफिक वार्निंग, ऐसे शेड्यूल्स जो स्पेसिफिक वार्निंग के साथ होते हैं, जैसे कि आपका क्या है शेड्यूल जी, ठीक है? शेड्यूल जी में क्या लिखा होता है? वार्निंग, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशंस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है? इसमें लिखा होता है चेतावनी के तौर पे इस तैयारी को चिकित्सकीय देख-रेख के बिना लेना खतरनाक है। ये सब शेड्यूल जी में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है शेड्यूल जी में प्रिस्क्रिप्शन जो होता है आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन बिना मेडिकल सुपरविज़न के आप इन दवाओं को नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसी दवाएँ जो कि मोस्टली ये जो है हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती हैं। इन सब जो है आपका शेड्यूल जी में आती हैं। शेड्यूल एच में क्या आता है? शेड्यूल एच और एक्स में क्या लिखा होता है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इस पे लिखा होता है केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही खुरदरा बिक्री है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल एक्स और एच जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको सोल्ड नहीं कर सकते हैं। जितने भी फार्मेसी वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो सब बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल एच की दवा, शेड्यूल एच एंड एक्स की दवा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है? ये हमारा शेड्यूल एच और एक्स होता है। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आपकी कौन-सी है? पहली सिडिस्को, सिडिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं? सिडिस्को कहते हैं और डीसीजीआई क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? इन इन सब का आप नाम याद रखना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये डिस जो हमारा सिडिस्को है, वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, उसका फ़ंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है, जितनी भी नई औषधियाँ हैं, नैदानिक परीक्षणों और आयात अनुज्ञातियों के अनुमोदन हेतु केंद्रीय प्राधिकरण के लिए यूज़ होती हैं। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जो है, वो अप्रूव करती है न्यू ड्रग्स के लिए, जो कि क्लिनिकल ट्रायल और इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए बनाई जाती है। ये सब किसके अंडर होता है? सिडिस्को के अंडर होता है। ठीक है कि जो नई ड्रग जो बनाई गई है उसका अप्रूवल देना और क्लिनिकल ट्रायल करना और इम्पोर्ट लाइसेंस कराना, ये सब काम किसका होता है? सिडिस्को का होता है। ठीक है? किसके अंडर में होता है ये? सीडी डीसीजीआई, ठीक है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो दूसरा क्या आता है आपका? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीए बी, ठीक है? डीटीए बी में आपके टोटल जो होते हैं 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि आपके 5 नॉमिनेटेड, 5 इलेक्टेड और 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना कि डीटीएबी में मेंबर्स अगर पूछा जाए, तो आप ऐसे बता सकते हैं 5 नॉमिनेटेड, 5 इलेक्टेड और 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं। डीटीएबी का वर्क क्या होता है? ये एडवाइस देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस पर टेक्निकल मैटर्स जो रिलेटेड टू ड्रग्स होते हैं, टेक्निकल मैटर्स उन पर ये एडवाइस देता है। एडवाइजरी बोर्ड देख रहे हो, नाम ही इसका एडवाइजरी बोर्ड है, मतलब एडवाइस देता है। इसलिए यहाँ पे 8 एक्स ऑफिशियो हैं, जितने भी बूढ़े-वूढ़े लोग होते हैं, वो सब क्या काम उनका क्या काम होता है? एडवाइस ही देना होता है ना बैठे-बैठे। हमारे घर में अगर कोई होगा तो आप रिलेट कर सकते हो कि वो क्या देते हैं, ज्ञान ही देते रहते हैं ना इस समय। ऐसा ऐसा ही होता है कि एडवाइजरी बोर्ड है, तो यहाँ पे एडवाइस देते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जितना भी टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स है, जितना भी ड्रग्स से रिलेटेड मैटर है, उस पर ये एडवाइस देते हैं। ठीक है? फिर थर्ड क्या है आपका? ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या करती है? ये एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है? एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है? जो क्या करती है आपका कंपैरिज़न
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से युक्त सलाहकार निकाय करती है। ठीक है, मतलब एडवाइजरी बॉडी जो है वो कंपैरिजन करती है रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं। फिर आपका फोर्थ क्या है आपका, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है, ये इशू करती है मैन्युफैक्चरिंग और सेल लाइसेंस को, इसमें विद इन स्टेट, स्टेट के भीतर। ठीक है, जो भी स्टेट है में ये लाइसेंस को इशू करती है, मैन्युफैक्चरिंग वाले लाइसेंस को और सेल वाले लाइसेंस को। ये क्या होता है आपका स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर क्या है आपका ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, औषधि निरीक्षक। इसका क्या क्या काम होता है, ये अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से होता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से अपॉइंट होता है अपनी अपनी जगह से। ठीक है, ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये निरीक्षण करता है और क्या करता है, सैंपल्स को कलेक्ट करता है और जितना भी अधिनियम का परिवर्तन है उसको ये चेक करता है। इन्फोर्समेंट एक्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट, ताकि वो निरीक्षण कर सके। ठीक है, नमूने लेने के लिए और अधिनियम का पर प्रवर्तन करता है। ठीक है, एनफोर्स कराता है एक्ट को। ये किसका काम है आपका, ड्रग इंस्पेक्टर का। ऑफेंस एंड पेनल्टी, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई अपराध होता है तो उसमें कितनी पेनल्टी, कितना दंड हमें देना होता है। तो इसमें पहले क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ स्प्यूरियस और एडल्टरेटेड ड्रग, जाली या मिलावटी औषधियों का निर्माण अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, कितना दंड दिया जाएगा उसका। तो उसमें 7 साल तक का कारावास होता है या फिर 10 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ता है। अगर दोबारा से अपराध वही आदमी कर रहा है तो उसमें जो है अपराध बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर फिर से वो वही काम कर रहा है तो जो सजा है उसको बढ़ाई जाती है। दूसरा क्या है आपका, कोई अगर गलत लेबल वाली या मिस ब्रांडेड या मैन्युफैक्चर कर रहा है औषधियों को, उसको कौन सी सजा होती है, उसको 1 साल तक कारावास होता है या फिर जुर्माना देना होता है। तो ये हमारी क्या है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। लास्ट क्या है आपका, इम्पोर्ट ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग, जो बिना अनुमति के औषधियों को आयात कराता है, उसके लिए क्या पेनल्टी होती है, वो जो जितना भी होता है कंसाइनमेंट उसको सीज कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है अंडर द एक्ट, प्रो प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, उसके तहत यहाँ पे सीज कर लिया जाता है जितना भी सामान होता है। तो होता है वायलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशनिंग, अनुज्ञापत्र शर्तों का उल्लंघन। अगर कोई लाइसेंस की जो कंडीशंस होती हैं उनको वायलेशंस, मतलब उनको नहीं मानता है उन शर्तों को, तब कौन सी सजा दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है लाइसेंस को या फिर कैंसिल कर दिया जाता है लाइसेंस को। ठीक है, पॉसिबल प्रोसिक्यूशन मतलब संभावित अभियोजन का। ठीक है, ये हमने जो है थ्योरी को समझा। ठीक है, में हमने जाना क्या क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, कौन सी प्रिस्क्राइब ड्रग है, कौन सी नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, वो सब हमने इसमें देखा। अब हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स पर 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, औषध एवं प्रशासन प्रसाधन अधिनियम मतलब 1940 कब लागू हुआ था। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो आपका कब आया था। इसमें तो पहले ही आंसर लिखा हुआ है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया आपका। इसमें लिखा है व्हेन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंटैक्टेड, एक्ट पूछा गया है कब आया था, तो यहाँ पे आंसर तो पहले ही लिखा हुआ है। चलिए, आपका ऑप्शन है 1940 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्या कहता है आपका, व्हेन वर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल इंट्रोड्यूस, आपका एक्ट कब आया है, डीएनसी, डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है रूल 1940 में आपका एक्ट आया है, तो रूल कब आया है, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए क्या है 1940, ऑप्शन बी क्या कहता है 1942, ऑप्शन सी क्या कहता है 1945, ऑप्शन डी क्या कहता है 1954। तो रूल कब आया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, 1945 में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइनिंग ऑफ ड्रग इज गिवन अंडर, जो ड्रग की परिभाषा है वो किस सेक्शन में दी गई है। ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 27। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, सेक्शन
3 में जो डेफिनिशन है ड्रग की वो दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? कॉस्मेटिक्स आर यूज्ड फॉर, कॉस्मेटिक किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए, ये सबको पता होगा फिलहाल, और खासकर जितनी भी सुंदर कन्याएं हैं उनको खासकर ये चीज पता होगी कॉस्मेटिक किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी डायग्नोसिस, ऑप्शन सी ब्यूटिफिकेशन, ऑप्शन डी सर्जरी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शेड्यूल एच ड्रग्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं उनको हम बिना किसके बिना नहीं बेची जा सकती हैं। तो ऑप्शन ए फार्मासिस्ट के बिना, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना, ऑप्शन सी नर्स अप्रूवल के बिना, ऑप्शन डी लाइसेंस के बिना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इंडेक्स को सेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शेड्यूल एक्स ड्रग किससे संबंधित है? जो शेड्यूल एक्स ड्रग है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए कॉस्मेटिक से, ऑप्शन बी नारकोटिक से, ऑप्शन सी विटामिन से, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक से। शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? हमने आपको पहले बताया था नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स किसमें आती हैं? शेड्यूल एक्स में आती हैं। तो यह इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कौन से फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है फॉर्म 20, ऑप्शन बी फॉर्म 21, ऑप्शन सी फॉर्म 25, ऑप्शन डी फॉर्म 10। तो किसकी जरूरत पड़ती है? फॉर्म नंबर 25 की हमें आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिटेल विच फॉर्म इज यूज फॉर रिटेल ड्रग लाइसेंस, रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए हमें कौन से फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए फॉर्म 20, ऑप्शन बी फॉर्म 21, ऑप्शन सी फॉर्म 25, ऑप्शन डी फॉर्म 28। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 20 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन लाइसेंस का क्या अर्थ है? मतलब व्हाट द मीन ऑफ लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस क्या होता है हमने आपको बताया था। ठीक है, आप, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन ए क्या है आपका? सेलिंग ड्रग्स, ऑप्शन बी यूजिंग अनदर मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी, ऑप्शन सी बोरोइंग मेडिसिन, ऑप्शन डी फ्री लाइसेंस। लोन लाइसेंस का क्या अर्थ होता है? जब, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, जब कोई अनदर मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी यूज करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लोन लाइसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेड्यूल एम किससे संबंधित है? शेड्यूल एम जो है वो क्या डील करता है? ऑप्शन ए कॉस्मेटिक, ऑप्शन बी जीएमपी, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी लेबलिंग। तो शेड्यूल एम किसके लिए है आपका? ऑप्शन बी जीएमपी के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एन किससे संबंधित है? शेड्यूल एन के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए इक्विपमेंट, ऑप्शन बी ड्रग्स, ऑप्शन सी कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी ट्रायल्स। शेड्यूल एन में हमने क्या देखा था? शेड्यूल एन में जो होता है आपका रनिंग फार्मेसी इक्विपमेंट्स, जो भी हमें फार्मेसी को रन करने के लिए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है उसके लिए हम कौन सा शेड्यूल देखते हैं? शेड्यूल एन, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, फार्मेसी इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल पी किससे संबंधित है? जो शेड्यूल पी होता है वो किससे संबंधित है? तो शेड्यूल पी ऑप्शन क्या है आपका? सेल्फ लाइफ के लिए, मतलब सेल्फ लाइफ क्या होती है? एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी। शेड्यूल बी क्या है? इक्विपमेंट्स के लिए। शेड्यूल सी कॉस्मेटिक्स, सॉरी ऑप्शन डी इम्पोर्ट। तो पी जो शेड्यूल है वो किसके कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, सेल्फ लाइफ, मतलब शेड्यूल पी जो होता है एक्सपायरी में, एक्सपायरी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेड्यूल वाई किससे संबंधित है? शेड्यूल वाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ऑप्शन बी कॉस्मेटिक के लिए, ऑप्शन सी इक्विपमेंट के लिए, ऑप्शन डी स्टोरेज के लिए। तो शेड्यूल वाई में हम लोग क्या देखते थे? शेड्यूल वाई में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल देखते हैं। शेड्यूल वाई ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जी पर क्या लिखा होता है? शेड्यूल जी जो होती है उस पे क्या लिखा होता है? ऑप्शन ए सेफ ड्रग, ऑप्शन बी डेंजरस विदाउट सुपरवाइजन, ऑप्शन सी फ्री यूज, ऑप्शन डी हर्बल ड्रग्स। तो शेड्यूल जी अगर आपने यूज करी होगी तो उस पे लेबल में क्या लिखा होगा? क्या लिखा होता है आपने देखा होगा? तो इस पे लिखा होता है डेंजरस विदाउट
सुपरविजन। आप जो है इन ड्रग्स को बिना सुपरविजन के नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती हैं? व्हाट इज एन एडल्ट्रेटेड ड्रग्स? ऑप्शन ए प्योर ड्रग्स। अगर प्योर ड्रग्स होती है तो एडल्ट्रेटेड क्यों कहते हैं हम इसको? ऑप्शन बी इम्प्योर ड्रग्स। ऑप्शन सी इम्पोर्टेड ड्रग्स। ऑप्शन डी हर्बल ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। इम्प्योर ड्रग्स को हम एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ब्रांडेड ड्रग्स का क्या अर्थ है? व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स? ऑप्शन ए प्रॉपर लेबल्ड। ऑप्शन बी रॉन्ग लेबल्ड। ऑप्शन सी प्योर ड्रग। ऑप्शन डी प्रूव ड्रग्स। मिस ब्रांडेड ड्रग्स वो होती हैं जिसपे रॉन्ग लेबलिंग लिखी होती है, ठीक है, रॉन्ग लेबल किया गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर ड्रग्स क्या होती हैं? व्हाट इज एन सुपीरियर ड्रग्स? ये ऑप्शन है एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं। ऑप्शन बी फेक ड्रग्स होती हैं। ऑप्शन सी इम्पोर्टेड ड्रग्स होती हैं। ऑप्शन डी हर्बल ड्रग्स होती हैं। तो स्प्यूरियस ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो फेक ड्रग्स होती हैं, ठीक है? फेक ड्रग्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्प्यूरियस ड्रग्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है? स्प्यूरियस ड्रग्स फेक ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेल लाइसेंस के लिए कौन-सा फॉर्म है? ठीक है, फॉर्म नंबर कौन-सा यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है फॉर्म 20, ऑप्शन बी फॉर्म 21, ऑप्शन सी फॉर्म 25, ऑप्शन डी फॉर्म 28। इसमें कौन-सा यूज़ करते हैं? फॉर्म नंबर 21 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 27 डील्स विद, तो सेक्शन 27 है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंपोर्ट से, ऑप्शन बी पेनाल्टी से, ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट से, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये किससे संबंधित है सेक्शन 27? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। पेनाल्टीज, जितनी भी पेनाल्टी होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्प्यूरियस ड्रग्स के लिए न्यूनतम सजा क्या है? मिनिमम पनिशमेंट फॉर स्प्यूरियस ड्रग इज ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 10 ईयर, ऑप्शन डी लाइफ ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10 साल की सजा होती है अगर कोई भी स्प्यूरियस ड्रग्स बेचता है। स्प्यूरियस ड्रग्स कौन सी होती हैं? फेक ड्रग्स होती हैं, ठीक है? फेक ड्रग्स कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा एडिडास, ठीक है? एक आता है आपका एबी बास, ऐसे कौन सी स्पेलिंग होगी इसकी? एबी बास, ठीक है? तो ये क्या कर दिया इन्होंने, जो एडिडास था उसका फेक वर्जन बना दिया, एबी बास। मतलब रिप्लेस कर दिया तुम्हारे नाम को, तुम्हारी पहचान को ही इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? स्प्यूरियस ड्रग्स होते हैं। स्प्यूरियस ड्रग्स को हम पहचानते हैं सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स, सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स। जितने भी सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स होती हैं, ठीक है? वो किसमें आती हैं? स्प्यूरियस ड्रग्स में आती हैं। मतलब आपके नाम को हटा के जो अपना नाम चिपका देते हैं, तो वो सब स्प्यूरियस ड्रग्स कहलाती हैं। इसकी सज़ा कितने साल की होती है? 10 साल के लिए होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेक्शन 30 क्या डील करता है? सेक्शन 30 में हमारा क्या आता है? ऑप्शन ए इम्पोर्ट, ऑप्शन बी कंपनी ऑफेंस, ऑप्शन सी कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी एडवर्टाइज़। सेक्शन 30 में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे कंपनी ऑफेंस देखते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसका लोकेशन कहाँ है? वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी कोलकाता। सीडीएल है वो कोलकाता में है। इसका भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें जो जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, उनकी उनका लोकेशन और कौन सी लेबोरेटरी कहाँ है उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट है डीटीएबी का कार्य क्या है? ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? सेलिंग ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी एडवाइजरी रोल, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एडवाइजरी रोल, ठीक है, एडवाइस करता है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीसीसी का कार्य क्या है? मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग कराने का, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन का, ऑप्शन सी सेलिंग का, ऑप्शन डी इम्पोर्ट। तो उसका कौन सा फंक्शन होता है?
ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेड्यूल H1 जो हार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल H1 ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग्स के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए नॉन रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन बी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की जरूरत होती है। ऑप्शन सी फ्री फ्री सेल, आप इनका ऐसे फ्री सेल कर सकते हैं। ऑप्शन डी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। शेड्यूल H1 के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। यहाँ पे आपकी थ्री मिनिमम कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, कॉपी बनाई जाती है प्रिस्क्रिप्शन की रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स, मैन्युफैक्चरिंग में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ओनली सेलिंग, केवल बिक्री। ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, पैकिंग और लेबलिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इंपोर्ट ओनली। ऑप्शन डी ओनली स्टोरेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोसेसिंग भी शामिल है, मतलब बनाना, पैक करना और लेबल करना, ये सब तीनों काम जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेक्शन डील्स विद ASU, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए कौन सा सेक्शन शामिल है? ठीक है, ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 27, ऑप्शन सी सेक्शन 33P, ऑप्शन डी सेक्शन 5। आयुष के लिए कौन सा होता है सेक्शन? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सेक्शन 33 के अंदर हम आयुष देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है फार्मेसी में? ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शनल, ऑप्शन बी मैंडेटरी, ऑप्शन सी नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी टेम्परेरी। इसका आप आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग लाइसेंस के रिकॉर्ड कितने समय तक रखने होते हैं? हाउ फॉर हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर। कितने साल तक मिनिमम रिकॉर्ड रखने होते हैं? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 3 साल तक हमें रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसको रेगुलेट करता है? ठीक है, ऑप्शन है एजुकेशन को, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग को, ऑप्शन सी हॉस्पिटल को, ऑप्शन डी डॉक्टर्स को। इसको रेगुलेट करता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए 30 MCQs और प्लस थ्योरी। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सब को हम कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे, और उन सब का आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगे। ठीक है, आप सबके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो और हमें भी खुशी मिले कि हमारी वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आई एम टू हैप्पी। इसके लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।